जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि लुवो फेंग वुल्फ क्लैन के लीडर यूनिवर्स मास्टर के आगे बेबस हो चुका था। इससे पहले कि वुल्फ लीडर उसे नुकसान पहुंचा पाता तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे, जिनके सामने वो यूनिवर्स मास्टर वुल्फ लीडर कुछ भी नहीं कर पाता और दुम दबाकर भाग गया था। इसके बाद फिर क्यूरियोसिटी लॉर्ड वनरेबल पर्पल सोल और ब्लू सोल का शुक्रिया अदा करते हैं लुवो फेंग को 2000 साल तक प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर वो फेंग को अपने साथ लेकर वहां से चले गए थे। जहां फिर उन दोनों के बीच में हुई बातों से हमें पता चलता है कि लुवो फेंग के हाथ जो बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन लगा है उसकी जरूरत अभी के लिए फेंग के मास्टर किंग जेनियान को है। ये सुनते साथ ही फेंग अपने उस टोकन को मास्टर जेनियान को देने के लिए फौरन से तैयार हो गया था। अब आगे एपिसोड 204 स्टार्ट होता है। हमें पता चलता है कि लुवो फेंग क्यूरियोसिटी में वापस लौट आया है और अपने मास्टर किंग जेनियान से मिलकर उनके साथ बात कर रहा है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि फेंग अपने मास्टर के साथ वाइन एंजॉय कर रहा होता है और साथ ही साथ बताता है कि पिछले 2000 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ, और फिर उस बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन को अपने मास्टर को देते हुए उनसे कहता है ये सब कुछ ऐसे हुआ था, वाकई इस टोकन को मैंने खुद हासिल किया है। इस बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन को अपने हाथों में देकर मास्टर जेनियान तो बहुत ही ज्यादा अमेज हो चुके होते हैं और बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए फेंग की ये बातें सुनने के बाद उससे कहते हैं तुम तो सच में अमेजिंग हो। ना सिर्फ तुमने वनरेबल ब्लू सोल को ट्रिक किया बल्कि तुमने स्काई वुल्फ क्लैन के लीडर के नाक के नीचे से उसका ये बेशकीमती ट्रेजर भी चुरा लिया। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट ट्रेजर जो कि अब तुम्हारा है और ये तुम्हारे लिए भी पर्सनली बहुत यूजफुल है, तो तुम भला इसे यूं कैजुअली मुझे क्यों दे रहे हो? मैं ये नहीं ले सकता। ये कहते हुए मास्टर उस टोकन को लुवो फेंग को पकड़ाने लगते हैं, जिस पर फेंग उनके हाथ को रोकते हुए उनसे कहता है मास्टर आप मेरे लिए कोई आउटसाइडर नहीं है और मैं जानता हूँ कि आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मास्टर प्लीज आप इसे रख लें। और जहाँ तक बात है आपके डिसाइबल की, तो मेरे लिए तो ये टोकन डायरेक्टली बीस्ट गॉड क्लैन से एज अ गिफ्ट हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सुनकर तो मास्टर एकदम से हैरान होते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं बहुत खूब, तुम्हें अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अब वो दोनों खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी मास्टर फिर से एकदम से निराश होते हुए कहते हैं पर मुझे डर है कि अब मेरी वजह से तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इस पर फेंग उनसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने कहा है कि अब क्योंकि स्काई वुल्फ रेस मास्टर मेरी आइडेंटिटी को जान चुका है तो वो यकीनन इसके बारे में पूरे यूनिवर्स में न्यूज फैला देगा, और जब ऐसा होगा तो तब सभी पीक रेसिस तुम्हें बहुत बड़ा खतरा समझेंगी और इसीलिए वो तुम्हें मारने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब हमारे ह्यूमन लीडर्स भी बैठे बैठे ये सब देखते नहीं रहेंगे। इसीलिए इससे पहले कि ऐसा कुछ हो मैं इस रीजन को यूज करते हुए तुम्हारे लिए बीस्ट गॉड हेरिटेज के टोकन को अप्लाई करूंगा ताकि इसके जरिए से तुम स्ट्रोंगर बन सको और तुम्हें पावरफुल एनिमीज का कोई डर ना हो। क्यूरियोसिटी लॉर्ड की कही हुई इन सारी बातों को सुनकर मास्टर जेनियन तेजी से ड्रिंक करते हुए फेंग से कहते हैं तुम्हारे टैलेंट और क्यूरियोसिटी लॉर्ड की हेल्प से अब मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हें हेरिटेज टोकन जरूर मिलेगा। जो सुनकर फेंग काफी खुश होता है। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि लुवो फेंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड के सामने होता है, जहाँ पर अब क्यूरियोसिटी लॉर्ड फेंग को एक हेरिटेज टोकन देते हुए उससे कहते हैं ये तुम्हारा मेटल एंड स्पेस फ्यूजन बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन है। जो पाकर फेंग मास्टर को ग्रीट करता है, जिस पर मास्टर भी एक स्माइल करते हैं। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है क्यूरियोसिटी का टेलीपोर्टेशन गेट। यहाँ हम देखते हैं कि फेंग अपने मास्टर किंग जेनियन के साथ कहीं जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में मास्टर जेनियन फेंग को बता रहे थे ये टेलीपोर्टेशन गेट ट्रैकिंग को ब्लॉक कर देता है, इसलिए ये तुम्हारे गॉड किंगडम टेलीपोर्टेशन को ओपन करने के लिए फुली सेफ है। इस पर फेंग मास्टर को बताता है कि मेरे इस सर्वेंट के कोऑर्डिनेट हेरिटेज साइट से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम इसके थ्रू वहां पर टेलीपोर्ट हो जाएं और एक स्पेसशिप का इस्तेमाल करें तो हम आधे साल में वहां तक पहुंच जाएंगे। इस पर मास्टर फेंग के साथ एग्री करते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो कि मास्टर जेनियन और लुवो फेंग को वहां से जाता हुआ देखकर आपस में बात करते हुए कहते हैं ये तो किंग जेनियन नहीं है। जिस पर दूसरा कहता है ये आज क्यूरियोसिटी से बाहर जा रहा है। असल में मास्टर जेनियन को क्यूरियोसिटी में बहुत लंबा अरसा हो चुका है और किसी ने भी उनको यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा, इसलिए ये इनके लिए काफी हैरानकुन था। तभी कुछ दूसरे वॉरियर आपस में बातें करते हुए कहते हैं मास्टर जेनियन के साथ वो कौन है? जिस पर उसका साथी आंसर करते हुए कहता है शायद ये मास्टर जेनियन का डिसाइबल लुवो फेंग है। हमने इस पर्सन को पहले कभी नहीं देखा। उसका ऑरा प्रेशर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन लोगों की बातें सुनते हुए इनके बीच में एक और वॉरियर आते हुए कहता है मैंने अफवाहों के थ्रू सुना है कि लुवो फेंग ही ब्लेड रिवर किंग है। जिस पर वो सभी कहते हैं
हाँ, ऐसा हो भी सकता है। वो ब्लेड रिवर किंग भी वर्ल्ड मास्टर ही है। इसकी पास्ट इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रेस की वर्ल्ड मास्टर्स में से एक लुओ फेंग जीनियस ही है जो उस ब्लेड रिवर की बराबरी कर सकता है। तो हो सकता है कि ये वही हो। इधर हम देख पाते हैं कि मास्टर ज़ेनियन और फेंग भी इनकी ये बातें सुन पा रहे थे, पर इतने में ही वो टेलीपोर्टेशन गेट के करीब पहुंच चुके होते हैं और फौरन से टेलीपोर्ट होते हुए वहां से चले गए थे। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है एक बियॉन्ड टेरिटरी नाम की जगह को, जहां पर मास्टर ज़ेनियन और लुओ फेंग टेलीपोर्ट होकर आ चुके थे। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये लोग मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किए होते हैं और यहाँ पर आते साथ ही जोर जोर से हंसने लग गए थे। और फिर मास्टर ज़ेनियन लुओ फेंग को एक थपकी मारते हुए कहते हैं, उन सभी का गैस बिल्कुल सही था, तुम तो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो। इस पर तो फेंग मास्टर से कहता है, ह्यूमैनिटी में इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स भी नहीं है, इसलिए जैसे ही उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा तो अंदाजा लगाया कि मैं ही ब्लेड रिवर किंग होऊंगा, और ये अजीब नहीं है। इस पर तो मास्टर ज़ेनियन और भी ज्यादा हंसते हुए फेंग के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे एनिमीज कम नहीं हैं। इस पर फेंग कहता है, किसे परवाह है, जरूरी नहीं कि फेम बुरा हो। तभी यहाँ हम देख पाते हैं कि फेंग और मास्टर ज़ेनियन तो सूरज के काफी ज्यादा टेलीपोर्ट हुए थे, लेकिन वो फौरन से उससे दूर आकर टेलीपोर्ट होते हुए अपने स्पेसशिप को बाहर निकालने लगते हैं। पर यहाँ पर फेंग अफसोस जताते हुए कहता है, मेरे पास एक बायोलॉजिकल स्पेसक्राफ्ट था जो कि लाइट की स्पीड से 80 टाइम्स ज्यादा तेज था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वनरेबल पर्पल सोल ने उसे मुझसे ले लिया। इस पर मास्टर ज़ेनियन हंसते हुए कहते हैं, मेरे पास भी एक है जो लाइट की स्पीड से 90 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। फाइनली मेरे पास कुछ तो ऐसा है जिस पर मैं भी प्राउड कर सकता हूँ। ये कहते हुए मास्टर स्पेसशिप को बाहर लाते हैं, जिसे तो फेंग देखता रह गया था। यहाँ इन दोनों मास्टर और डिसाइबल की ऐसे ही मस्ती चल रही होती है और इसी के साथ इनका ये सफर भी शुरू हो जाता है, जहाँ अब ये ब्लैक यूनिवर्स से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। जाते हुए रास्ते में फेंग अपने मन में कहता है, मैं इस टाइम को थर्ड मेटल प्लेट को कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये कहते ही फेंग ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मास्टर ज़ेनियन तो इस सफर के दौरान ड्रिंक ही किए जा रहे थे, जो कि उनका फेवरेट काम है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर ज़ेनियन का स्पेसशिप एक पोर्टल के अंदर से बाहर निकल रहा है और मास्टर ज़ेनियन आवाज लगाते हुए कहते हैं, फेंग हम लोग जल्दी ही हेरिटेज साइट पर पहुंचने वाले हैं। ये कहते हुए वो फेंग को सामने की तरफ देखने का इशारा करते हैं और जैसे ही फेंग उस तरफ देखता है तो उसे देखकर हैरानी के साथ कहता है, तो ये है लीजेंडरी एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट टेरिटरी। इसका मैक्सिमम डायमीटर तो 160 मिलियन लाइट ईयर्स होगा, जो कि कॉस्मिक कंट्री के साइज के बराबर है। यहाँ पर हम सभी लोग भी देख पाते हैं कि ये लीजेंडरी एंसेस्ट्रल गॉड सेट की सीक्रेट टेरिटरी मोर पंख की शेप में होती है। इसी के साथ एक बार फिर से व्यू कट होता हमें दिखाया जाता है इनके 3 महीने बाद का सीन, जहां पर हम मास्टर ज़ेनियन का स्पेसशिप पे बहुत ही बुरे मौसम का सामना कर रहा था। मास्टर फेंग को इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि कहा जाता है कि इंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट टेरिटरी में ये ब्लैक तूफान आम है। इवन एक छोटा काला तूफान भी एक यूनिवर्स वनरेबल को बुरी तरह से इंजर्ड करने के लिए काफी है, और अगर कोई यूनिवर्स मास्टर इनमें से बड़े तूफान में फंस जाता है तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे, ये उसे आसानी से निगल जाएगा। फेंग को इन सभी को दिखा देने के बाद और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देने के बाद मास्टर कहते हैं, तो फिर ठीक है, चलो अब और गहराई में चलते हैं। इस पर तो अब फेंग अपने हेरिटेज टोकन का इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्ट लोकेशन का पता करता है और मास्टर तेजी के साथ अपने स्पेसशिप को वहां पर फ्लाई करके ले जाते हैं, जहां पहुंचकर मास्टर और डिसाइबल दोनों ही अपने स्पेसशिप से बाहर आकर देखने लगते हैं और फेंग उस जगह को देखते हुए कहता है, हेरिटेज टोकन के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा। अभी वो इतना कहते हैं कि तभी उनके आसपास की स्पेस घूमने लगती है और उन्हें बहुत जोरदार झटका लगता है, और जब उनकी दोबारा आंखें खुलती हैं तो वो लोग किसी और ही जगह पर पहुंच चुके थे, जो कि होती है एंसेस्ट्रल गॉडसेक टेरिटरी की 5 कलर्ड अरोरा लेक। इस जगह को देखते हुए मास्टर और फेंग काफी सरप्राइज हो रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा फील होने लगता है, ऐसे जैसे वो झूल रहे हों। तो फेंग इस पर कहता है, ये क्या है, ये जगह तो मेरे माइंड को इफेक्ट कर रही है। ये कहते ही फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फौरन से खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया था और मास्टर भी खुद को संभाल कर अपने वेपन को बाहर निकाल कर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है, तुम लोगों ने तो बड़ी जल्दी खुद को संभाल लिया। ये आवाज सुनते ही मास्टर और फेंग फौरन से पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं और वहां पर मौजूद होती है एक फीमेल वॉरियर, जिनकी अपीयरेंस को हम सभी लोग भी देख पा रहे होते हैं। फेंग उन्हें देखते ही हैरानी के साथ कहता है, ये तो एक यूनिवर्स वनरेबल है। तभी मास्टर भी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू फेंग को कहते हैं, इसका ओरा इतनी अच्छी तरह से छुपा हुआ है कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये कब हमारे पीछे आ गई।
तभी वो पर्सन इन दोनों से कहती हैं, मैं एंसेस्ट्रल गोड सेट की गाइड हूँ, अपने बीस्ट गोड हेरिटेज टोकन्स को बाहर निकालो, और अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो वो लोग जो बिना परमिशन के एंसेस्ट्रल गोड सेट की इंपॉर्टेंट जगह पर घुसने की जुर्रत करते हैं वो सब मारे गए और तुम भी मरोगे। ये कहते साथ साथ वो अपनी पावर्स को भी फुली अनलिश करने लगती हैं। उनके इतने खतरनाक ऑरा को रिलीज होता हुआ देखकर मास्टर और लुओ फेंग फौरन से अपने टोकन को बाहर निकाल लेते हैं, जिन्हें देखते साथ ही गाइड फौरन से शांत हो जाती हैं और आगे बढ़ते हुए मास्टर और फेंग से कहती हैं, मुझे फॉलो करो। इस पर फौरन ही मास्टर उनसे पूछने लगते हैं कि कहाँ, कि तभी उनके आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल जाता है और फेंग हैरानी के साथ उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो वो रिवर है जो मैंने अभी अभी देखी थी, ये तो वाकई ही काउंटलेस अरोरा बीम्स से बनी हुई है। तभी मास्टर जेनियन कहते हैं, ये तो लीजेंडरी 5 कलर्ड अरोरा लेक है। इस पर गाइड उनसे कहती हैं, तुम काफी नॉलेजेबल हो, ये 5 कलर्ड अरोरा लेक ही है। इसका मैक्सिमम डायमीटर 10 लाइट ईयर्स है, इसकी पावर लिमिटलेस है और ये यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम ट्रेजर्स में से एक है, और इसकी सिर्फ एक अरोरा स्ट्राइक यूनिवर्स वनरेबल को बुरी तरह से इंजर्ड करने के लिए काफी है। तुम लोग आइलैंड में इंटर हो जाओ। इस पर मास्टर फौरन से कहते हैं, कौन से आइलैंड पर? इस पर गाइड उन्हें पॉइंट करते हुए उस जगह की तरफ दिखाते हुए कहती हैं, उधर। फिर हमें मास्टर जेनियन और लुओ फेंग को वो आइलैंड दिखाया जाता और साथ ही साथ गाइड बता रही थी, ये है जीजिंग आइलैंड जो 5 कलर्ड अरोरा लेक के अंदर मौजूद है। जिस पर मास्टर जेनियन थोड़े से घबराते हुए कहते हैं, इन अरोरास की पावर्स तो लिमिटलेस है ना? जिस पर गाइड कहती हैं, ये यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम ट्रेजर्स में से एक है, अगर ये आपको रिकॉग्नाइज करती हैं तो आप सेफली इसके अंदर इंटर हो सकते हैं, अदरवाइज। इतना कहने के बाद गाइड तेजी के साथ फ्लाई करते हुए आइलैंड की तरफ बढ़ने लगती हैं। मास्टर जेनियन क्योंकि परेशान हो रहे थे इसलिए वो अपने डिसाइबल से कहते हैं, मैं पहले जाता हूँ। इतना बोलकर वो भी तेजी के साथ अरोरा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि वो अरोरा बीम को टच करने से काफी घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी वो टच करते इजीली उसके अंदर इंटर हो जाते हैं, इसलिए वो अपने डिसाइबल को आवाज देते हुए कहते हैं, लुओ फेंग तुम आ सकते हो। मास्टर के इस गेस्चर को देखकर फेंग काफी खुश होता है और मुस्कुराते हुए तेजी के साथ फ्लाई करके अपने मास्टर के साथ आइलैंड की तरफ इंटर होने के लिए आगे बढ़ जाता है। आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में लुओ फेंग अरोरा को टच करके देख रहा होता है और इसी के साथ थोड़ी ही देर में वो लोग आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आइलैंड की शेप थी एक लोटस फ्लावर की तरह, जिसके ऊपर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं और यहाँ पर चारों तरफ पावरफुल अरोरास का ब्यूटीफुल नजारा होता है। मास्टर और लुओ फेंग इन्हें देख रहे होते हैं, तभी साथ ही साथ गाइड उन्हें बताती हैं, जीजिंग आइलैंड हेरिटेज इनहेरिटर्स के लिए टेम्परेरी रेजिडेंस है और याद रखना 5 कलर्ड अरोरा लेक्स डोमेन में किसी को भी जान से मारना फॉरबिडन है। प्राइवेट रेजिडेंस और प्रॉपर्टीज को भी फोर्सफुली सीज नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे अरोरा बीम की तरफ से उसी वक्त पनिश किया जाएगा। आइलैंड मास्टर से मीटिंग के बाद तुम खाली जगह पे अपना खुद का रेजिडेंस बना सकते हो। इसके बाद फिर गाइड लुओ फेंग को आइलैंड मास्टर के हॉल की तरफ ले जाने लगती हैं। यहाँ पर फेंग इस आइलैंड के ओरा को फील करते हुए कहता है, यहाँ पर तो हर तरफ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के ओरास हैं। फेंग अभी ये सोच रहा था कि तभी गाइड इन्हें लेकर मास्टर के हॉल तक पहुंच चुकी होती हैं और फिर वहां पर रुकते हुए मास्टर और लुओ फेंग को बताती हैं, ये है आइलैंड मास्टर का पैलेस, यहाँ से आप लोग एंसेस्ट्रल गॉड सेट के ट्रू कोर को देख सकेंगे। फिर वो फेंग और मास्टर जेनियन को उसे दिखाते हुए कहती हैं, ये है एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस, इसे 3 एंसेस्ट्रल गॉड्स गार्ड करते हैं। फेंग और मास्टर जेनियन तो इसे देखकर काफी हैरान हो रहे थे, तभी गाइड आगे बताती हैं, और इसकी सराउंडिंग में 8 बीस्ट गॉड्स की रेजिडेंसीज हैं। उसके बाद आगे सभी बीस्ट गॉड गार्डियन टेम्पल हैं और वहाँ 72 गॉड जनरल कॉन्टिनेंट्स हैं और 3000 गॉड इनवॉय स्टार वर्ल्ड्स। ये सब सुनकर तो फेंग सोचते हुए कहता है, बीस्ट गॉड गार्डियंस, यानी कि वो इसके बारे में जानना चाहता था। तो गाइड आगे फेंग को इस बारे में बताती हैं, वो लोग जिन्होंने बीस्ट गॉड हेरिटेज को कम्प्लीटली हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने बीस्ट गॉड की पोजीशन को इनहेरिट नहीं किया। जीजिंग आइलैंड के मास्टर भी उन बीस्ट गॉड गार्डियंस में से एक हैं। अब सब कुछ बता देने के बाद फिर गाइड नीचे जमीन पर आते हुए मास्टर और लुओ फेंग से कहती हैं, अब आप लोग आइलैंड मास्टर से मिलने के लिए उनके पैलेस में जा सकते हैं। मेरा टास्क यहीं पर एंड होता है। इस पर तो लुओ फेंग और मास्टर उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। इसी के साथ गाइड वहां से टेलीपोर्ट होकर चली जाती हैं। अब इसके बाद फिर मास्टर और लुओ फेंग दोनों ही पैलेस के अंदर जाना शुरू करते हैं, जहां पर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि हॉल मास्टर भी वहां पर अपीयर होना शुरू हो गए थे और वहां पर आते साथ ही वो अपनी पावर्स के साथ लुओ फेंग और मास्टर को अपने सामने अपीयर कर लेते हैं और वहां पर हमें उनकी जबरदस्त पावर्स का भी एक छोटा सा नमूना दिखाया जाता है।
जो नज़ारा आप खुद भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बीस्ट गॉड के गार्डियन का साइज कितना ज्यादा है। उनके सामने फैंग और मास्टर तो नजर भी नहीं आ रहे थे। यहाँ मास्टर और लुओ फेंग दोनों ही होल मास्टर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। इसी के साथ साथ फैंग अपने मन में सोच रहा था, होल मास्टर के पास तो फायर एंड स्पेस फ्यूजन पावर्स हैं। तभी अब हाल मास्टर मास्टर जेनियन और लुओ फेंग से कहते हैं, अब से तुम दोनों ही जीजिन आइलैंड के हेरिटेज इनहेरिटर्स हो। मैं तुम्हें ग्लोरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ट्रेजर साइट, साथ ही सीक्रेट साइट का भी एक्सेस देता हूँ। और फिर वो उन्हें एक डिवाइस देते हुए कहते हैं, ये है वर्चुअल वर्ल्ड सेंसर रिसीवर। ये तुम्हें ग्लोरी वर्ल्ड को एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा। पैलेस के बाहर मौजूद वो 3 फाउंटेन्स तीनों साइट्स पर टेलीपोर्ट होने के रास्ते हैं। हेरिटेज साइट वो जगह है जहां पर तुम्हें बीस्ट गॉड की हेरिटेज मिलेगी और वहां तुम लो ट्रांसफॉर्मेशन की डेमोन्स्ट्रेशंस भी देख सकते हो और उसे बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर सकोगे। जब भी तुम्हारा इनहेरिटेंस सेशन होगा तो सबसे पहले तुम्हारी लो कॉम्प्रहेंशन प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा। और बीस्ट गॉड हेरिटेज 7 लेयर्स में डिवाइडेड है। हर एक लेयर में एक फ्री कॉम्प्रहेंशन अपॉर्चुनिटी है। जब मास्टर फैंग को यह सब कुछ बता रहे थे तो इसी के साथ साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि फैंग कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा होता है। और इसी बीच हमें ये सारा प्रोसेस फैंग का बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया गया था। तभी मास्टर आगे कहते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा सेशंस चाहिए तो फिर तुम्हें ग्लोरी वर्ल्ड में जाकर पॉइंट्स को अर्न करना होगा। सिर्फ तभी ही तुम एक्स्ट्रा सेशंस ले पाओगे। यहाँ हम देख पाते हैं कि मास्टर से मीटिंग के बाद फैंग अपने लो कॉम्प्रहेंशन को टेस्ट करके काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, हमारे इस मिरेकुलस हेरिटेज कॉम्प्रहेंशन से गुजरने के बाद मास्टर को ऐसा फील हुआ जैसे कि वो ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। इसीलिए वो फौरन से सेकुलेशन ट्रेनिंग के लिए चले गए, जबकि मैं अपने होंग अलायंस के एक न्यू फ्रेंड के साथ ट्रेजर साइट की तरफ जाने लगा, जहाँ पर बीस्ट गॉड की प्रीवियस जनरेशन और सुपर स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स अपने सुप्रीम ट्रेजर्स छोड़ गए। फैंग हमें ये सब कुछ बता रहा होता है और साथ ही साथ हमें विजुअल्स में ये सब कुछ दिखाया भी जा रहा था। इसी के साथ फाइनली अब वो पहुंच चुका होता है एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट टेरिटरी के ट्रेजर लैंड पर। यहाँ फैंग की न्यू फ्रेंड जिसका नेम है 1000 रेन किंग, वो फैंग से कहती है, ट्रेजर को ढूंढना तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ट्रेजर के मिल जाने के बाद हमें उस स्ट्रॉन्ग सीनियर के थ्रू लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी मीट करना होगा। सिर्फ ऐसा करके ही हम उस ट्रेजर को हासिल कर सकते हैं। और हम सभी ही नहीं जानते कि आखिर हमारे उस सुपर स्ट्रॉन्ग सीनियर ने कौन सी हार्श कंडीशंस सेट की होंगी जब उन्होंने वो ट्रेजर यहाँ पर सेटअप किया होगा। अभी 1000 रेन की बात कंप्लीट हुई होती है कि तभी उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है और फैंग और उसी के साथ साथ 1000 रेन दोनों ही उड़ते हुए जाकर एक माउंटेन के साथ टकरा गए थे और उनको पावरफुल ऑरा के साथ सप्रेस किया जा रहा होता है। जो ये कर रहा था वो कहता है, ह्यूमंस जिनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। यहाँ फैंग खुद को और 1000 रेन किंग को संभाल रहा होता है कि तभी वो बींग यहाँ पर अपीयर हो जाता है और कहता है, डार्क विंग रेस, ह्यूमन के लैब डॉग्स, कितने डिस्कस्टिंग हो तुम लोग। उससे जो अपनी बेइज्जती सुनकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो आगे बढ़कर उसके साथ कुछ करने ही जा रहा होता है कि तभी 1000 रेन फैंग को रोकते हुए कहती है, यांग रेजिस्ट मत करो, वो एक यूनिवर्स वनरेबल है। हम नहीं जानते कि वो पिछले कितने सालों से यहाँ पर रह रहा है, इसीलिए वो सभी रूल्स को अच्छे से जानता है। उसके अटैक ने देखो माउंटेन्स की जरा सी सराउंडिंग्स को भी डैमेज नहीं किया और इवन हमारी गोल्डली बॉडीज को भी कुछ नहीं हुआ। वो बस हमें जानबूझकर ह्यूमिलिएट कर रहा है। इस पर फैंग उसकी सप्रेशन के अंडर में ही खड़ा होकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर ये यूनिवर्स वनरेबल है तो इस तरह से जूनियर्स को बुली करना ये बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर प्राउड किया जाए। अब फैंग यहाँ पर उस यूनिवर्स वनरेबल के सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ये सुनकर तो वो यूनिवर्स वनरेबल भड़कते हुए कहता है, एक मामूली सा छोटा लिमिट किंग, तुमने मेरी बेइज्जती करने की जुर्रत भी कैसे की। इतना बोलकर वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फैंग के ऊपर अपनी सप्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस पर अब फैंग अपनी स्टोरी रिंग से गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल निकालते हुए उसके सामने उसे एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैं वाकई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो क्या हुआ। आसपास मौजूद सभी वॉरियर्स जो भी अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रहे होते वो कहते हैं, इंटरेस्टिंग। और फिर वो इस यूनिवर्स वनरेबल का नेम लेते हुए उसे कहते हैं, बी शैन, लगता है इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। चलो अब उसे मारो भी, अपनी अथॉरिटी को शो करो। इतना बोलकर वो सभी लोग जोर जोर से कहके लगाकर हंसने लगते हैं, जिससे तो बीशन का और भी ज्यादा दिमाग खराब होने लग गया था। इतने में सीन कट होकर हमें स्काई वुल्फ रेस के मास्टर को दिखाया जाता है, जहां डीमन रेस का एक स्पाई वहां पर आते हुए उन्हें बताता है एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के ट्रेजर लैंड पर ब्लेड रिवर किंग को देखा गया है। ये कहते ही वो स्पाई फैंग की इमेजेस को स्काई वुल्फ रेस के मास्टर को दिखाता है, जिन्हें देखते ही वो पहचान गया था कि ये वही ब्लेड रिवर किंग है। लेकिन ये अपने सामने मौजूद यूनिवर्स वनरेबल को मारने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए तैयार है, फिर भले ही इसमें इसकी जान क्यों न चली जाए, पर ये जानता है
कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उस वनरेबल को अरोरा लेक की तरफ से मार दिया जाएगा। ब्लेड रिवर किंग, तुम बिल्कुल पहले के जैसे ही एरोगेंट हो। ये कहते हुए स्काई वुल्फ मास्टर अपने पंजे से एक जोरदार अटैक रिलीज कर देता है। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है। हमें इधर उस यूनिवर्स वनरेबल को दिखाया जाता है जो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए यहाँ पर लुओ फेंग से कहता है, ह्यूमन, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर भूलना मत मैं वनरेबल बीशन हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे बाहर मिलो, वरना यूं ही 5 कलर अरोरा लेक के अंदर छुपे रहना या फिर बाहर जाकर ह्यूमन नेस्ट में। इतना बोलकर वो यूनिवर्स मास्टर वहां से गुस्से में चला गया था, जिसके जाने के बाद फैंग उस पर मुस्कुराता है, मन में ये सोचते हुए एक बार तू बाहर मिल जरा। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एंसेस्ट्रल गॉड सेट के ग्लोरी वर्ल्ड का व्यू। यहाँ हम देख पाते हैं कि यूनिवर्स की अलग अलग रेसिस से सभी पावरफुल जीनियसेस इकट्ठा हुए होते हैं और इनमें से कुछ तो यहाँ पर ह्यूमन रेस के लोगों को बुली कर रहे थे। इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है फैंग की, जिसे देखकर वो बुली दांत पीसते हुए वहाँ से चला गया था। और अब फिर फैंग यहाँ की जगह को देखते हुए अपने मन में कहता है, एंसेस्ट्रल गॉड सेट का ये वर्चुअल स्पेस ह्यूमंस के वर्चुअल यूनिवर्स के कंपैरिजन में तो बहुत इंफीरियर है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ कन्वीनियंट फीचर्स ही हैं जो यहाँ पर इकट्ठा होने और फाइटिंग के लिए सूटेबल हैं। यहाँ पर मौजूद ज्यादातर हेरिटेज इनहेरिटर्स ने अपना अपना स्मॉल ग्रुप बना रखा है दूसरों से बचने के लिए, ताकि कोई भी उन्हें बुली ना करे या उनके अगेंस्ट ना जाए। फैंग अब इतना सोच रहा होता है कि तभी एक एआई रोबोट फैंग के पास आता है और वहां पर आकर उससे कहता है कि अपना नेम यहाँ पर रैंकिंग लिस्ट में ऐड करें, जिसके बारे में वहां पर मौजूद सभी लोगों को भी मालूम हो जाता है। और वो उस खाली रैंकिंग स्पेस को देखते हुए कहते हैं, देखो एक न्यू कमर आ गया। इतना बोलकर वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जबकि यहाँ पर फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं ब्लेड रिवर किंग हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं इसी नेम को यूज करूंगा। इतना सोचने के बाद फैंग ब्लेड रिवर लिखना शुरू करता है और जैसे जैसे फैंग ये लिख रहा था तो वहां पर मौजूद सभी लोग इस नेम को देखकर हैरान होने लगते हैं। और फिर फैंग के नेम के कंप्लीट होते साथ ही वो सभी लोग जो कि हंस रहे थे उन सभी की हंसी गायब हो जाती है और वो लोग सीरियस होते हुए कहते हैं, ये तो वही है। इतना बोलकर वो सभी लोग अपनी अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए थे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये लोग लुओ फैंग के साथ क्या करेंगे या वो इनके साथ क्या करेगा।